हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्लीप डिस्क के बारे में बात करेंगे। काफ़ी मरीज जो हमारी ओपीडी में आते हैं उनको कमर का दर्द होता है या फिर गर्दन में दर्द होती है, और जब हम उनकी जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है उनको स्लीप डिस्क हो गया है। तो मरीज हमें काफ़ी बार पूछते हैं, सर ये स्लीप डिस्क क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हम हर मरीज को समझाते हैं, बट मुझे आज लगा कि इस वीडियो के अनुसार मैं आप सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि स्लीप डिस्क क्या होता है और कैसे होता है। तो बेसिकली आप यहाँ देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ऊपर से लेके ये गर्दन का पार्ट है, ये बीच का पार्ट है, ये लंबर हो गया, नीचे सैक्रल हो गया। तो ये हमारी हड्डियां होती है। अगर आप पीछे पैल्पेट करेंगे आप देखेंगे ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक एक हड्डी है। और इस हड्डियों के बीच में ये जो सफेद रंग का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क। इसको हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क का क्या काम होता है? वो हड्डियों को स्टेबलाइज करके रखता है, एक तरीके से बांध कर रखता है और कुशनिंग इफेक्ट देता है, साइफनिंग इफेक्ट देता है हड्डियों को। एक नॉर्मल इंसान में आपको हड्डी, दो हड्डी के बीच में डिस्क दिखेगा, एकदम अलाइनमेंट अच्छी तरीके से, और आपको कुछ तकलीफ नहीं दिखेगी। लेकिन जब स्लिप डिस्क हो जाता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाला है, तो स्लिप डिस्क क्या होता है? अब स्लिप डिस्क, जैसे आप यहाँ देखिए, ये हड्डी आपको दिख रही है और ये हड्डी दिख रही है, इसके बीच में डिस्क एक काफी सुंदर अलाइनमेंट में बैठा हुआ है। सिमिलरली ये हड्डी देखिए, ये हड्डी देखिए, डिस्क यहाँ पे अलाइनमेंट में बैठा हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में डिस्क इस तरीके से बाहर आ गया है, इस तरीके से बाहर आ गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क, जो कि लेमन लैंग्वेज है। हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो होता है वो डिस्क बल्ज होता है। तो जैसे ये देखिए, ये डिस्क बाहर की तरफ आ गया है। अब ये बाहर की तरफ आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे रीढ़ की हड्डियों के पीछे बीच में जो नाला है, जो जो एक कैनल है, उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड नस जाती है, जिसको हम कॉमनली नस बोल सकते हैं। वो नस जाती है और उस नस के ब्रांचेस होते हैं दोनों साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये ब्रांचेस होती है। मैं आपको नस के ब्रांचेस दिखाता हूँ। तो हर लेवल पे ये ब्रांचेस होती है नस की, जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट को नर्व सप्लाई देती है। तो अब क्या होगा, जब ये डिस्क बल्ज कर रही है, तो डिस्क बल्ज की वजह से आप देखिए ये नस पे दबाव दे रहा है। ठीक है, ये नस पे दबाव देने की वजह से अब ये नस नस का डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां होगा, पैर के जिस जिस पार्ट में या कमर के जिस जिस पार्ट में होगा, उस जगह पे क्या क्या हो सकता है? आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि नस दब रही है डिस्क की वजह से। आपको झिनझिन झिनझिन महसूस हो सकता है। कमर में दर्द के अलावा आपको कोई एक पैर में झिनझिन महसूस हो सकता है, या दोनों पैरों में झिनझिन महसूस हो सकता है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे चींटियां चल रही है, ऐसा महसूस हो सकता है। कभी कभी आपको सूनापना लगेगा, आपको लगेगा आपके पैरों में कुछ कुछ जगह पे सूनापना हो गया, या आपके पैरों में भारीपना हो सकता है, आपको भारी लग सकता है। और थोड़े एडवांस स्टेज में जब नस बहुत देर तक कंप्रेस रहती है या दबाव में रहती है, तो मसल कमजोर हो जाते हैं, तो आपके पैर के मसल कमजोर हो सकते हैं। तो आपको रियलाइज होगा अचानक से, मैं सैंडल नहीं पहन पा रहा हूँ, मैं जूता नहीं पहन पा रहा हूँ जो मैं पहले ठीक से पहन पा रहा था, या मैं चल नहीं पा रहा, या मेरे में लड़खड़ाहटपन आ गई है। ठीक है, तो कमर दर्द के अलावा पैरों में भी सिम्टम्स आ सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर ये एक साइड बल्ज हो रहा है तो ये डिस्क अलग अलग टाइप से बल्ज कर सकती है। ये पीछे की तरफ, सिर्फ पीछे की तरफ बल्ज कर सकता है और पीछे के नस को दबाव दे सकता है। यहाँ देखिए,
तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डिस्क बल्ज, करेक्ट। कभी कभी ये सिर्फ साइड से बल्ज करते हैं, ठीक है, इसको हम पैरासेंट्रल डिस्क बल्ज बोलते हैं या लेटरल डिस्क बल्ज भी बोल सकते हैं। और कभी कभी बहुत बाहर की तरफ डिस्क बल्ज करते हैं, उसको हम फार सेंट्रल डिस्क बल्ज बोलते हैं या फार लेटरल डिस्क बल्ज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा डिस्क बल्ज होने से ज़्यादा तकलीफें आपको नहीं भी हो सकती हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी करेंगे, 2-3 दिन का दवाई लेंगे, वो ठीक हो जाती है। बट अगर लंबे समय तक ये नस पे दबाव पड़ रहा है तो उससे आपको जो जो तकलीफें मैंने बताई वो सब हो सकती है। अब डिस्क बल्ज एक तरफ भी हो सकता है, दोनों की दोनों तरफ भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ हो रहा है तो वो दोनों साइड के नस में दबाव देंगी तो आपके दोनों पैरों में तकलीफ हो सकती है। वही तकलीफ झिनझिन, दर्द होना, सूनापना महसूस होना, भारीपना महसूस होना या थोड़े दिन के बाद मसल कमजोर होने के वजह से लड़खड़ाहटपन आना या अलग अलग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखना, हो सकता है कि दोनों साइड हो लेकिन एक साइड ज्यादा हो एक साइड कम हो। तो एक चीज होती है डिस्क बल्ज, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज, जो कि आप देखिए एक डिफ्लेटेड टायर की तरह बाहर निकल गया। अगर आप टायर से हवा निकाल देंगे और एक डिफ्यूज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे तो अब ये डिस्क बल्ज है। दूसरा चीज कभी कभी हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन हो गया। हर्निएशन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्क पीछे की तरफ से निकल रही है या कहीं से निकल रही है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर डिस्क फट गया है और वो बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसको हम हर्निएशन बोलते हैं, जिसमें नस का दबाव और इन्फ्लेमेशन का चांसेस ज्यादा होता है कंपेयर टू डिस्क बल्ज। अब डिस्क बल्ज सिर्फ नस के दबाव की वजह से दर्द नहीं होता है। जब डिस्क बल्ज करती है या डिस्क हर्निएट करती है तो वहां उसके आसपास उसके इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त इन्फ्लेमेशन होता है। वो इन्फ्लेमेशन आप समझ लीजिए घाव की तरह होता है। उस घाव की वजह से मरीज को जबरदस्त कमर में दर्द होता है या सर्वाइकल दर्द होता है जहां भी वो बल्ज करते हैं। तो मरीज हमें काफी बार पूछते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इसके अलग अलग कारण है। नंबर 1 है डीजेनरेटिव, मतलब एज की वजह से, आपकी एज हो रही है तो जो नॉर्मल डिस्क को न्यूट्रिएंट्स मिलने थे वो नहीं मिल पा रहे हैं तो डिस्क कमजोर पड़ रहा है, उसमें थोड़े टीयर हो गए, तो ये डीजेनरेटिव प्रोसेस। नंबर 2 मैकेनिकल या लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका रेगुलर पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं है, डेली आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑफिस में 10-10 घंटे बैठे हो तो आपकी कमर पे डेफिनेटली जोर पड़ेगी, या आप हद से ज्यादा मोटापा के शिकार हो, ओबेसिटी, तो ये सब डिस्क पे बहुत जोर पड़ती है और हड्डियों में भी जोर पड़ती है। तो सेकेंड इज मैकेनिकल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। तीसरा चीज आ जाता है ट्रॉमेटिक, कभी चोट की वजह से हो गया, आप गिर गए, हड्डी टूट गई, अगर हड्डी टूटेगी तो ये अपने आप अलाइनमेंट खराब हो जाता है, तो ये तीसरा कारण है ट्रॉमेटिक की वजह से। फोर्थ कारण हो गया इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्टिव कॉजेज या इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, कभी कभी डायबिटीज पेशेंट को बहुत ज्यादा है उसकी वजह से डिस्क चेंजेज आ जाती है, किसी को रूमेटोड आर्थराइटिस है तो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स की वजह से ये सब चेंजेस भी यहाँ आ जाती है। पांचवा हो गया आपका आइट्रोजेनिक या सर्जिकल कॉजेस, जैसे किसी पेशेंट की यहाँ की सर्जरी करी थी पहले, अब उसका अलाइनमेंट खराब होने की वजह से यहाँ पे डिस्क में चेंजेस आ गए तो वो बल्ज कर गया, करेक्ट। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं डिस्क बल्ज के, अलग अलग कारणों की वजह से डिस्क बल्ज हो सकता है। याद रखिएगा डिस्क बल्ज एक पूरे टायर की तरह बल्ज करता है, हर्निएशन मतलब डिस्क फट गया है, उसके अंदर का सब्सटेंस सब बाहर आ गया है और नस पे दबाव दे रहा है। तो दो कारण से सिम्टम्स हो सकते हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से और दूसरा नस के दबाव की वजह से। तो ये सब है डिस्क बल्ज जिसको हम कहते हैं और उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आना, ठीक है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका कितना डिस्क बल्ज हो रहा है या कितना हर्निएशन हो रहा है। 10 में से 8 मरीज कम से कम दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं या छोटे छोटे इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं। हार्डली 10 में से 1 मरीज को कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, जो कि हम एमआरआई देख के समझ जाते हैं या पेशेंट के सिम्टम्स देख के समझ जाते हैं कि इसको सर्जरी की जरूरत है। तो ये है डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, जिसको हम कॉमनली स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास यूट्यूब चैनल में कि सर हमको समझाइए स्लिप डिस्क क्या होता है, या पेशेंट भी पूछते हैं,
तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो को देख के। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और मैं ऐसे अच्छे वीडियोस आपके पास लेते आते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।